आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कैमरा बनाने वाली कंपनी थी, जिसने सालों साल पूरी दुनिया के कैमरा इंडस्ट्री के ऊपर राज किया, पर अपनी कुछ गलतियों की वजह से फेल हो गए। क्या गलतियां इन्होंने की, क्या थी ये कंपनी और इनकी गलतियों से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1888 तक अमेरिका के अंदर फोटो खिंचवाने का शौक हर आदमी में बहुत ज्यादा आ चुका था। हर आदमी स्टूडियोज में जा जाके अपना फोटो शूट कराता था, वो फोटोज प्रिंट करा के घर में लगा लेता था। उस टाइम पे कैमरा साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते थे, बहुत ज्यादा महंगे होते थे, जिसकी वजह से वो कैमरा सिर्फ फोटो स्टूडियो वालों के पास ही होते थे, घर में कोई कैमरा नहीं रखता था। और इसी की वजह से एक दिन एक आदमी जिसका नाम था जॉर्ज ईस्टमैन, उसके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना छोटे कैमरास बनाए जाएं जो कि साइज में बहुत छोटे हो, सस्ते हो, जो लोग अपने घर में रख सकें, अपने साथ कहीं पर भी लेकर जा सकें ताकि अपनी फोटोज कहीं पर भी खींच सके। और इसी आइडिया को सच्चाई में बदलते हुए जॉर्ज ईस्टमैन ने 1888 में ही अपनी खुद की कंपनी शुरू की और उसका नाम रखा द ईस्टमैन कोडैक कंपनी शुरू करने के कुछ महीने बाद ही ईस्टमैन ने अपना पहला कैमरा लॉन्च कर दिया था। दोस्तों, ये कैमरा दिखने में बिल्कुल एक डब्बे जैसा था जिसको लेदर से रैप कर दिया गया हो। इस कैमरा के अंदर ही एक रील पहले से ही इंस्टॉल थी, जिसकी वजह से लोग 100 फोटोज खींच सकते थे। और इस कैमरा की कॉस्ट उस टाइम पे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ $1 थी। अब आप खुद सोचो दोस्तों, अगर आप उस टाइम पर होते जब किसी के पास कैमरा हुआ नहीं करता था, अगर किसी को भी कैमरा से फोटो खिंचवानी है तो बार बार स्टूडियो के चक्कर लगाने पड़ते थे, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए भी बार बार पैसे देने पड़ते थे। और तभी एक कंपनी आई जो आपको बोले हम आपको सिर्फ $1 में एक कैमरा देंगे जिसे आप घर में रख सकते हो, अपने साथ कहीं पर भी लेकर जा सकते हो, किसी भी चीज की या अपनी फोटो कहीं पर भी खींच सकते हो, और 100 फोटो खींचने वाली रील आपको फ्री भी मिलेगी इस कैमरा के साथ में। तो क्या आप इस कैमरा को नहीं खरीदते? वही हुआ अमेरिका में। हर आदमी इस कैमरा को खरीदने के लिए पागल हो गया। ये कैमरा रातों रात बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया अमेरिका के अंदर। हर आदमी को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था ये कैमरा, क्योंकि एक तो साइज इसकी छोटी, इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, ऊपर से इतना ज्यादा सस्ता, इसलिए लोग अब हर जगह जा जाकर इस कैमरा को यूज कर रहे थे। ये कैमरा हर जगह बिक रहा था और बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। कोडैक खुद इस कैमरा का एडवर्टीजमेंट बहुत जोरों शोरों से कर रहा था, जिसकी वजह से जो लोग इस कैमरा को खरीदना भी नहीं चाह रहे थे ना, उनके अंदर भी लालच आ रहा था इस कैमरा को खरीदने का। लोगों के अंदर फोटो खिंचवाने का शौक तो पहले से था, अब खींचने का भी आ चुका था अमेरिका में। हर गुजरते दिन के साथ इनकी सेल्स और इनके प्रॉफिट्स आसमान छूते जा रहे थे। इन्होंने रातों रात अमेरिका का मार्केट शेयर आधे से ज्यादा कैप्चर कर लिया था। अगर कोई भी बंदा कैमरा खरीद रहा है तो वो सिर्फ कोडैक का होता था। कोडैक अपनी डिजाइन और टेक्नोलॉजी के ऊपर उस टाइम पे वो इतना ज्यादा ध्यान दे रहा था कि अपने पिक्चर की क्वालिटी और ज्यादा बेटर कर रहा था, साइजेस और छोटे और बेटर लुकिंग बना रहा था, जिसकी वजह से और ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते थे इनके कैमरास को खरीदने के लिए। जिन्होंने पहले से ही कैमरा खरीद रखा होता था, नई डिजाइन देख के नए कैमरा खरीद रहे होते थे, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और अमेरिका में इनको टक्कर देने के लिए और कोई कंपनी नहीं थी। अब सबसे पहले समझते हैं कोडैक पैसा कैसे कमा रही थी। कोडैक यूज कर रही थी रेजर एंड ब्लेड मेथड, मतलब आप कस्टमर्स को रेजर बेच दो, साथ में उन्हें ब्लेड की जरूरत तो पड़ेगी, बाद में ब्लेड भी बेच देना, जिसकी वजह से प्रॉफिट आप बहुत ज्यादा कमाओगे। तो कोडैक भी यही कर रही थी। कोडैक अपना कैमरा बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पे सस्ते में बेच रही थी कस्टमर्स को, पर उस कैमरा के साथ में कस्टमर्स को जरूरत पड़ती थी रील की, और रील को प्रिंट कराने के लिए जरूरत पड़ती थी प्रिंटिंग पेपर की, और ये दोनों चीजें कोडैक ही बेच रहा था। इन दोनों चीजों को बहुत हाई वॉल्यूम पे प्रोड्यूस कर रहा था अपनी फैक्ट्रीज के अंदर कोडैक, जिसकी वजह से इन दोनों चीजों की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो गई थी, पर उनको बेच बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट मार्जिन पे रहा था, जिसकी वजह से बहुत मोटा प्रॉफिट कोडैक सिर्फ रील्स और प्रिंटिंग पेपर से कमा रहा था। 1962 तक इनकी सेल्स $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी थी। 1963 में कोडैक ने लॉन्च किया था कोडैक इंस्टामैटिक, जो कि बना था नए नए फोटोग्राफर्स के लिए, एमेच्योर फोटोग्राफर्स के लिए, जिनको ज्यादा फोटोग्राफी के बारे में पता नहीं था। और ये कैमरा पहले 3-4 सालों के अंदर अंदर ही 5 करोड़ से ज्यादा बिक चुके थे। 1966 तक अमेरिका में ही कोडैक ने 2 बिलियन से ज्यादा सेल्स कर ली थी। अब इन्होंने सोचा क्यों ना इंटरनेशनल मार्केट में जाया जाए, और इन्होंने एंट्री ली यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, हर जगह। और वहां के जो एग्जिस्टिंग प्लेयर थे, जो कंपनी पहले से ही वहां कैमरा बना रही थी, उनका धंधा खा गए, क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी, इनसे ज्यादा अच्छा कैमरा किसी का था नहीं, और इनके जितना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और कोई कंपनी नहीं थी। इसलिए इन्होंने उन मार्केट में भी अपना डोमिनेंस बना लिया। अब बारी आई 1972 की। 1972 तक आपको पता दोस्तों इनकी वर्ल्ड वाइड सेल्स कितनी हो चुकी थी? $3 बिलियन से भी ज्यादा। 1975 में एक बार एक्सपेरिमेंट करते हुए कोडैक की ही एक इंजीनियर जिनका नाम था स्टीव सेसिल, उन्होंने एक कैमरा बनाया
जिसमें रील डालने की जरूरत ही ना पड़े और फोटो डिजिटली ही खिंच जाए। और ये कैमरा लेके वो टॉप मैनेजमेंट के पास गए कि सर ये कैमरा देखिए, ये कैमरा है डिजिटल कैमरा और फ्यूचर इज डिजिटल, मतलब फ्यूचर में सिर्फ डिजिटल कैमरा ही काम आएंगे, ये रील वाले कैमरा बहुत जल्द बंद हो जाएंगे, लोगों को डिजिटल कैमरा ही पसंद आएंगे। लेकिन टॉप मैनेजमेंट उस टाइम पे इतना ज्यादा इग्नोरेंट था, इतना ज्यादा अड़ा हुआ था अपने ट्रेडिशनल अप्रोच पर कि इस इंजीनियर के इस सजेशन को उन्होंने हंस के टाल दिया, बोला तुम्हारा आइडिया बेकार है, अपना कैमरा लेके जाओ यहां से। और ये गलती कितनी बड़ी साबित हुई कोडेक के लिए, इसको तो हम आगे ही देखते हैं दोस्तों। 1980 तक कोडेक इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी कि 85% शेयर्स कैमरा का सिर्फ कोडेक के पास ही था, और जो रील होती थी कैमरा की उसका 90% शेयर कोडेक का था। मतलब जो लोग कोडेक की चाहे कैमरा यूज ना कर रहे हो, दूसरी कंपनी के कैमरा यूज कर रहे हो, पर उन कैमरा में भी सिर्फ कोडेक की ही रील डलती थी। आपको पता है दोस्तों 1981 तक कोडेक की सेल्स कितनी हो चुकी थी? $10 बिलियन की। 90 सालों से कोडेक इस कैमरा की दुनिया के ऊपर राज कर रहा था। दुनिया की सबसे अच्छी मशीनरीज और सबसे बड़ी फैक्ट्रीज कोडेक के पास ही थी, सबसे अच्छे इंजीनियर्स कोडेक के पास थे, सबसे ज्यादा फंड्स कोडेक के पास ही थे, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर की भी अगर हम बात करें तो वो भी कोडेक का था। कुल मिला के जिस गद्दी के ऊपर कोडेक राज कर रहा था, कोडेक ने कभी नहीं सोचा था कि वो गद्दी उससे छीन ली जाएगी। पर तब आया 1982 में जापान से निकल कर आई कुछ नई कंपनियां जिनका नाम था कैनन, याशिका और सोनी। ये कंपनियां मार्केट में लेकर आई थी डिजिटल कैमरा की टेक्नोलॉजी, ऐसे कैमरा जिनकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी कोडेक की कैमरा से बहुत ज्यादा अच्छी थी। इन कैमरास में रील नहीं डालनी पड़ती थी और फोटोज डिजिटली खींच सकते थे यूजर्स। ये कैमरा इतने ज्यादा अच्छे थे कि इनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी पूरी ही दुनिया में। और अब कोडेक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये कंपनीज बन चुकी थी जो डिजिटल कैमरा लेकर आई थी। इन्हीं सारी कंपनीज के बीच में से निकल कर आई थी एक और कंपनी जापान की जिसका नाम था फूजी फिल्म। ये कंपनी काम कर रही थी उन्हीं एनालॉग कैमरास के ऊपर, वही रील वाले कैमरास के ऊपर जिनके ऊपर कोडेक काम कर रहा था। पर इनकी कैमरा की टेक्नोलॉजी और लुक्स ज्यादा बेहतर थे कोडेक से, ज्यादा सस्ते थे। कोडेक से आधे दाम पे बेच रही थी फूजी फिल्म अपने कैमरा और रील दोनों चीजें ही। अब जापान से इन्होंने सीधा एंट्री ली अमेरिकन मार्केट के अंदर और अमेरिका में घुसते ही तबाही मचा दी। कोडेक का मार्केट शेयर धीरे धीरे कम होने लगा था क्योंकि सारे लोग अब कोडेक की जगह फूजी फिल्म को खरीद रहे थे क्योंकि इनके कैमरा सस्ते इतने ज्यादा थे, ऊपर से कोडेक से बेहतर, तो जाहिर सी बात है लोग अब कंपटीशन में इन्हीं को चूज करेंगे। कोडेक अब भी डिजिटल कैमरास के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। कोडेक को इतना ज्यादा लगाव था अपने रील और कैमरा, जो रील वाले कैमरा होते थे उनके बिजनेस में, कि वो बिल्कुल ध्यान देना ही नहीं चाहता था डिजिटल बिजनेस के ऊपर। इसलिए कोडेक ने चूज करा फूजी फिल्म के साथ कंपीट करना। ये लोग अपने पूरे जोरों शोर से, पूरी जान से लग गए फूजी फिल्म के साथ कंपीट करने में। पर फूजी फिल्म के कैमरास इतने ज्यादा सस्ते थे कि लोग अब से फूजी फिल्म के कैमरास ही खरीदना चाह रहे होते थे, जिसकी वजह से फूजी फिल्म के कैमरास की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी अमेरिका के अंदर। बहुत सारा मार्केट शेयर कोडेक से छीन के फूजी फिल्म ने खुद रख लिया था। अब लोग सिर्फ फूजी फिल्म के ही कैमरा खरीदना चाह रहे होते थे। जहां एक तरफ कैमरा का बिजनेस फूजी फिल्म ने छीन लिया था कोडेक से, वहीं दूसरी तरफ रील्स का धंधा सारी डिजिटल कैमरास छीनती जा रही थी कोडेक से। कुल मिलाकर कोडेक की अब बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। अब फाइनली कोडेक ने थक हार के अपनी सारी एनर्जी बर्बाद करने के बाद ये देखा कि पूरी ही दुनिया से इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो चुकी है, सेल्स लगातार कम हो रही है, प्रॉफिट कमा नहीं रहे, धीरे धीरे लॉस की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पूरे मार्केट से ही रील वाले कैमरास अब हटते जा रहे हैं और सिर्फ डिजिटल कैमरास की डिमांड बढ़ रही है। हर आदमी सिर्फ अब डिजिटल कैमरा खरीदना चाह रहा है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी थी और निकॉन, कैनन, सोनी, याशिका जैसी कंपनीज जो पहले से ही डिजिटल कैमरास में आ गई थी, जिन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया था, अब वो पकड़ बना चुके थे मार्केट के अंदर। पर अब तब भी कोडेक ने हार नहीं मानी। 1991 में अपना खुद का डिजिटल कैमरा लॉन्च कर बैठे। थोड़ा बाद में करा, पर करा इन्होंने ट्राई करने के लिए, पर तब भी कोई बात नहीं बनी। इनकी सेल सिर्फ कम होती जा रही थी क्योंकि जो दूसरी कंपनी थी इन्होंने अपने एक नाम बना लिया था इस इंडस्ट्री में। कोडेक उनको कंपीट नहीं कर पा रहा था डिजिटल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से अब उनकी सेल्स कम होती जा रही थी। कोडेक ने बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे इसके बाद अलग अलग बिजनेसेस के अंदर। कुछ बिजनेसेस खरीदे, कुछ बेचे, किसी में इनकी वो बात नहीं बनी जो रील कैमरा के अंदर बन रही थी। इनको लगातार लॉसेस ही होते गए। बहुत साल और स्ट्रगल करा इन्होंने और फाइनली 2012 के अंदर इन्होंने जब देखा कि अभी कुछ नहीं कर सकते, तब इन्होंने अमेरिका के अंदर चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल कर दी। अपनी कंपनी हमेशा के लिए बंद कर दी, सारे प्रोडक्ट्स इनके बंद हो चुके थे, सारे बिजनेसेस बंद हो गए और अब फाइनली कोडेक बस एक फेलियर है।
हमें कभी कभार लगता है दोस्तों कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऐसी बेवकूफियां कर देती हैं जिसकी वजह से फाइनली उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ जाता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां करती जाती हैं दोस्तों ये कंपनियां और उन्हें अनदेखा करती हैं, जिसकी वजह से बाद में इतनी बुरी हालत हो जाती है फिर उनकी। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं दोस्तों, दूसरों के फेलियर से सीखो। दूसरों के फेलियर से सीखना इसलिए ही ज्यादा जरूरी होता है ताकि आप खुद अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो गलतियां दूसरों ने करी उनको ना करके आगे बढ़ें ताकि अपना टाइम बचाएं और बाद में सक्सेसफुल हो सके। इसलिए मैं लेकर आता हूं आपके लिए ऐसी स्टोरियां। अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कोडेक ने क्या क्या गलतियां करी और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती हैं। आइए ध्यान से देखते हैं उन्हें। नंबर 1, चोज द रॉन्ग कंपटीशन। कोडेक ने अपनी बहुत सारी एनर्जी, अपने बहुत सारे वैल्यूएबल रिसोर्स जैसे पैसे, टाइम, सब बहुत ज्यादा बर्बाद कर दिया गलत कंपटीशन से लड़ने में। ये लोग लड़ने में लगे हुए थे फूजी फिल्म के साथ में, इस रील बिजनेस के अंदर compete करने में, उनसे अपना मार्केट शेयर वापस लेने में। पर आप लोग खुद बताओ दोस्तों, क्या फूजी फिल्म उनका सही में कंपटीशन था? नहीं था। उनका सही मायने में कंपटीशन कौन थे? कैनन, यशिका, सोनी या फिर जो भी डिजिटल कैमरा बनाने वाली कंपनीज थी वो सारी कंपनियां। पर इन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया उनके ऊपर, उन्हें अपना कंपटीशन मान ही नहीं रहे थे ये, और गलत कंपटीशन के अंदर लड़ लड़ के अपनी सारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज वेस्ट कर डाले। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों ये समझना, ये परखना कि जिनसे आप लड़ रहे हो क्या वो आपके कंपटीशन भी है या आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों कार मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो सारी जितनी भी गाड़ी बनाने वाली कंपनी थी वो आपस में लड़ी हुई थी, हमारा इंजन अच्छा, हमारा इंजन अच्छा। और वहीं तुरंत आगे निकल गया टेस्ला। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना बनाकर आज के टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी बन चुकी है टेस्ला। इसलिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों कि अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो जिनसे आप कंपीट करने में लगे हो। हमें आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है, आज के टाइम पे तो नहीं रहना, फ्यूचर का भी देखना है, हमें ग्रोथ चाहिए है। तो उस हिसाब से हमें फ्यूचर कंपटीशन, पोटेंशियल कंपटीशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप गलत कंपटीशन में अपना टाइम वेस्ट करते रह जाओगे ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। नंबर 2, डिडंट लिसन टू फीडबैक्स। जैसे हमने पहले देखा दोस्तों कि कोडेक के ही एम्प्लॉय थे जिन्होंने पहले डिजिटल कैमरा बनाया था। वो जो अपना कैमरा लेके टॉप मैनेजमेंट के पास गए, टॉप मैनेजमेंट ने उन्हें चुप रहने को कह के वहां से भगा दिया। उससे ये पता चलता है कि कोडेक के टॉप मैनेजमेंट फीडबैक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे होते थे। आपको एक और इंस्टेंस बता दूं दोस्तों, उस टाइम पे जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, एनालिस्ट थे, बड़ी बड़ी मैगजीन्स थी जैसे फोर्ब्स, वो ये सब आर्टिकल्स लिख रहे थे, ये सब बता रहे थे कि आने वाले 5-6 सालों में, 10 सालों में पूरी दुनिया सिर्फ डिजिटल कैमरा ही यूज करेगी और रील वाले कैमरा बंद हो जाएंगे। पर तब भी कोडेक उनको सिर्फ इग्नोर मारे जा रहा था। उन्हें लग रहा था ये सब लोग बेवकूफ है, हमें पता है रील वाला बिजनेस आज चल रहा है, कल भी यही चलेगा, और इसलिए वो फीडबैक्स को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे होते थे। दोस्तों आज के टाइम पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, उनमें एक खास बात यही है दोस्तों सबके बीच में कि वो फीडबैक्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। चाहे वो यूजर से हो, कंज्यूमर से हो, एम्प्लॉय से हो या किसी से भी हो, उन सब की बात को सुनते हैं और अपने डिसीजन उसी के हिसाब से लेते हैं दोस्तों। फीडबैक्स क्योंकि बहुत बार आपको ऐसी बातें बता देता है जो आप खुद नहीं सोच पाए, और आपको खुद नहीं पता किसका फीडबैक आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, आपकी कंपनी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसलिए सबकी बात को सुनना, उनको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। अपने कान हमेशा खुले रखें और तभी आगे बढ़ें। अगर आप सुनेंगे ना फीडबैक्स को तो कब कौन सी बात आपकी बिजनेस के लिए अच्छी निकल जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा, और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं आप इसी के थ्रू। और नंबर 3, रेजिस्टेड चेंज, डिडंट इनोवेट एंड डिडंट टेक रिस्क। कोडेक की अगर हम बात करें दोस्तों तो कोडेक अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाह रहा था। वो देख रहा था कि डिजिटल कैमरास की कंपनी मार्केट में आ गई हैं, बिक रही हैं, मार्केट शेयर कैप्चर कर रही हैं, इनके रील वाले कैमरा बिकने धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अच्छा खासा एक टाइम पीरियड था कोडेक के पास में ये अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल पिवट करने का, चेंज करने के लिए, इनोवेट करके एक बेहतर कैमरा लाने के लिए। पर तब भी ये लोग बिल्कुल इनोवेशन करना ही नहीं चाह रहे थे, रिस्क ही नहीं लेना चाह रहे थे। अगर आप रिस्क नहीं लोगे दोस्तों, आप सोचो कि हम एक सीधी ग्राफ पे ऐसे चलते रहेंगे तो कैसे ही आगे बढ़ पाएंगे। सस्टेनेबिलिटी के साथ में ग्रोथ भी तो चाहिए, और ग्रोथ के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, पर ये लोग रिस्क ले नहीं रहे थे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों इनोवेशन लाना, अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस लाना, क्योंकि अगर आप इनोवेट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। पुराने अप्रोचेस के साथ में आप सिर्फ पुरानी नीड्स को ही कैटर कर सकते हो। लोगों की हर दिन नई नीड्स आती है नई टेक्नोलॉजी के साथ में, क्योंकि पूरी दुनिया इनोवेशन ला रही है। ऐसा तो है नहीं कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस के साथ ही सब लोग काम करते हैं। अब अगर हम अमेजोन की ही बात करें तो अमेजोन अगर ये सोचता कि लोग मार्केट में जाके सामान खरीद तो रहे हैं, ऑनलाइन क्यों खरीदेंगे, पर उसने रिस्क लिया।
ऑनलाइन लेकर आया हर चीज, लोगों को वो चीज पसंद आई, उसको अडेप्ट करा। इसलिए बहुत ज्यादा दोस्तों जरूरी होता है कि फ्यूचर नीड को भी हमें समझना है लोगों की। जरूरी नहीं कि वो जो आज आप सक्सेसफुल हो जिस चीज के लिए, कल भी उस चीज के लिए सक्सेसफुल हो गए। इसलिए अपने बिजनेस मॉडल को कभी भी अगर चेंज करना पड़े तो तुरंत चेंज करो। रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे ना तो कब आपका ग्राफ ऐसे से ऐसे होने लगेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इनोवेशन रखो अपनी कंपनी के अंदर, चेंजेस लाओ जब नेसेसरी हो, एंड बी अ रिस्क टेकर। तो ये थी दोस्तों कोडेक की स्टोरी, कैसे कोडेक शुरू हुई, क्या गलतियां कोडेक ने की और उनकी गलतियों से हम नए एंटरप्रेन्योर्स को क्या लर्निंग्स मिलती हैं। आई होप आपने आज के एपिसोड से बहुत कुछ सीखा हो। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक ऐसी ही बेहतरीन स्टोरी लाने के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।